नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो हमारी 12th क्लास हिस्ट्री में जो सेकंड बुक है। सेकंड बुक में चैप्टर नंबर हमारा है 5। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? यात्रियों के नजरिए। ठीक है, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। चैप्टर का हमारा समय काल क्या रहेगा जी? 10वीं से लेकर 17वीं सदी के दौरान जो भी यात्रियों ने भारत में यात्रा की, भारत में जो कुछ भी देखा, उसका वर्णन उन्होंने अपने वृत्तांत में किया था। चैप्टर के नाम से क्या समझते हैं? यात्रियों के नजरिए क्या रहे, है ना। इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं कि जिन यात्रियों ने भारत की यात्रा की, उनका नजरिया क्या था भारत को देखने का, वो किस नजरिए से भारत को देखते थे, उसी का वर्णन इस चैप्टर में किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो लगभग 4 पार्ट्स में एनिमेशन के माध्यम से भी इस चैप्टर को समझाया हुआ है। तो एनिमेटेड वीडियो को भी आप लोग देख लेना भाई, बिल्कुल मजा आ जाएगा उन वीडियो में भी। ठीक है, और डिजिटल बोर्ड की बात करें तो भाई डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पूरी फर्स्ट बुक मैंने खत्म करवा दिया है। अब सेकंड बुक को भी हम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे, है ना। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 यात्रियों के बारे में हम इस अध्याय में बात करने वाले हैं, है ना, उन यात्रियों के बारे में जानेंगे, उन यात्रियों के जीवन परिचय को जानेंगे। उसके बाद उन्होंने जिन चीजों का वर्णन भारत में किया था उसको हम क्रम वाइज समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि यार, एक छोटा सा सवाल आप सभी के मन में उठता होगा कि आखिरकार ये यात्री यात्रा क्यों करते थे। जैसे कि मान लो आप भी कहीं की यात्रा करने जाते हो तो किसी न किसी पर्पज से जाते हो, आप किसी जगह पे जाते हो तो किसी न किसी पर्पज से जाते हो। तो यात्रा करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि धार्मिक यात्रा होते हैं जिसमें तीर्थ यात्रा प्रमुख होती है, तीर्थयात्री के रूप में पुराने समय में लोग यात्रा करते थे। व्यापार के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जाया करते थे, है ना। या फिर यूं कह सकते हो कि कई लोग शौक से यात्रा करते थे। भाई किसी किसी यात्री का शौक होता था एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का। कई लोग कार्य की तलाश में भी यात्रा करते थे। तो यात्रा करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से पुराने समय में यात्री लोग यात्रा करते थे। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले हम अल बिरूनी से शुरू करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले अल बिरूनी जी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अल बिरूनी की अगर हम बात करें तो अल बिरूनी जो है वो भारत कब आया था, आगमन कौन सी सदी में हुआ था? 11वीं सदी में। ठीक है, और जन्म कब हुआ इनका? तो 973 में जन्म हुआ था। कहां पे? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। ठीक है, उज्बेकिस्तान अभी मैप में भी मैं दिखाऊंगा, सारे यात्रियों का लोकेशन मैप में भी दिखाने वाला हूं। अभी आप यहां से समझे भैया, जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान में एक शहर था ख्वारिज़म, ख्वारिज़म में इनका जन्म हुआ था। इनके ग्रंथ की अगर हम बात करें, कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी भाई? अल बिरूनी ने की थी। ठीक है, ग्रंथ की भाषा क्या थी भाई? किस भाषा में किताब उल हिंद की रचना हुई थी? तो अरबी भाषा में इन्होंने लिखा था। ये सारी चीजें याद रखो भाई इनके बारे में, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। 11वीं सदी में भारत आए, जन्म 973 में हुआ। कहां हुआ थी? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नामक शहर में। ग्रंथ का नाम क्या था? किताब उल हिंद, और इसको अरबी भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है जी, ये हो गया हमारे अल बिरूनी जी के बारे में। आगे हम इब्न बतूता की बात कर लेते हैं। वैसे फोटो जो लगाया है बहुत ही खूंखार दिख रहे हैं, इसमें खूंखार आतंकवादी जैसा दिख रहे हैं ना। देखिए इब्न बतूता बहुत ही हठीला यात्री थे। ये हठीला यात्री मतलब बिना रुके थके कई जगह की यात्रा कर डाली, कई देशों की यात्रा कर डाली। मतलब बहुत ज्यादा इनके अंदर पावर था, ऐसा कह सकते हैं आप सभी। देखिए तो आगमन कब हुआ जी? कब आए थे जी? 14वीं सदी में आए थे, दिल्ली सल्तनत के समय काल में आए थे, है ना। और जन्म स्थान क्या है जी? मोरक्को। मोरक्को कहाँ पे है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कह रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को। लोकेशन अभी दिखाऊंगा आप लोगों को मोरक्को का भी। लिखित ग्रंथ का नाम क्या है जी? रिहला। रिहला नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। और किस भाषा में लिखा था भाई? अरबी भाषा में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है जी, आगमन 14वीं सदी में हुआ था भारत में। जन्म स्थान मोरक्को है। लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? रिहला, है ना, रिहला। ठीक है, ग्रंथ का नाम, ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में भी लिखी गई थी। याद रखेंगे आप सभी, उम्मीद करता हूं याद रखेंगे आप सभी। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रांसवा वर्नियर की बात कर लेते हैं। जो तीसरे यात्री हमारे रहेंगे वो है फ्रांसवा वर्नियर। इन तीनों ही यात्रियों के बारे में ही पूरा चैप्टर जो है, ये तीनों ही यात्रियों के बारे में ही है ना। आगमन भाई कब आए थे? ये फ्रांसवा वर्नियर कब आया था भारत? 17वीं सदी में, है ना। मुगल काल में आया था ये। ठीक है, इस समय मुगलों का शासन था भारत में। जन्म स्थान की बात कर ले तो जन्म स्थान क्या है भैया? फ्रांस। फ्रांस से आया था ये, है ना।
ग्रंथ का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। देखो जी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये इनके ग्रंथ का नाम था। इस ग्रंथ को इन्होंने लिखा था। ग्रंथ की भाषा क्या थी भैया? किस भाषा में लिखी गई थी? तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, फ्रेंच भाषा में। देखो जी, इनकी खासियत क्या थी कि इन्होंने भारत में, फ्रांसवा वर्नियर जी ने जो कुछ भी भारत में देखा उसकी तुलना यूरोप के साथ की और हर मामले में भारत को निम्न स्तर का बताया, भारत की स्थिति को खराब बताया था, हर मामले में पिछड़ा हुआ दिखाया था यूरोप की तुलना में, फ्रांस की तुलना में। समझ रहे हो? तो फ्रांसवा वर्नियर के बारे में भी जानने में मजा आएगा। अगर हर कोई भाई सर सिर्फ तारीफ कर रहा है तो इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट है भाई, कुछ ना कुछ कमियां है ना। अगर आपकी हर कोई तारीफ कर रहा है तो समझ लो कि भाई आप सही रास्ते पे नहीं हो भाई। बुराई होना भी जरूरी है क्योंकि हर इंसान में खामियां होती है, और कोई व्यक्ति आपके पास आके आपकी खामियां बताता है तो आप उसकी बातों को सुने, आप उसकी बातों को जाने कि भाई वो आपके बारे में क्या राय रखता है, क्या कहना चाहता है। बस आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं तो फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बुराई सुनने की क्षमता भी रखे। तो यहाँ पे इंडिया की बुराई करने वाला है फ्रांसवा वर्नियर। बाकी तो दोनों यात्री भाई जम के तारीफ ही करेंगे लगभग लगभग, है ना। चलिए जी, आप जरा सा मैप में चलना चाहिए हमें। मैप में चल के हम क्या करने वाले, लोकेशन देखेंगे कि भाई ये जो जगह, जिन जगह से आए थे उसका लोकेशन कहाँ है। ठीक है जी, मैप ये रहा। देखो जी, ये हमारा वर्ल्ड का मैप जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल बिरूनी की, है ना। 11वीं सदी में आया था। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था जी। अब उज्बेकिस्तान इस वर्ल्ड के मैप में कहां दिखेगा जी? तो आप जैसे इंडिया देखेंगे, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान देखेंगे, उसके ऊपर अफगानिस्तान दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के ऊपर ही उज्बेकिस्तान है। ये जो लोकेशन है हमारा, ये कौन से देश का है जी? उज्बेकिस्तान का है। समझ गए जी, ये उज्बेकिस्तान हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो 14वीं सदी में जो यात्री भारत में यात्रा करने आए, क्या नाम था जी? इब्न बतूता। कहां से आए थे? तो मोरक्को से आए थे। मोरक्को कहां है? तो देखो जी, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है जी? ये पूरा हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊपर इस तरफ कॉर्नर पे दिख जाएगा जी, ये देखो, ये मोरक्को है। मोरक्को से आए थे। कहां? इंडिया आए थे ये, है ना। ये मोरक्को से आ गया, ये उज्बेकिस्तान से इंडिया पहुंच गया। उसके बाद एक और यात्री रह गए हमारे। कौन से यात्री रह गए भैया? फ्रांसवा वर्नियर। तो नाम से ही पता है आप सभी को भाई, फ्रांस से आया था। फ्रांस का है, यूरोपीय महाद्वीप में है। यूरोपीय महाद्वीप का ये देश है। देखो जी, ये हमारा फ्रांस है। ठीक है, यूरोप में है ये। तो यहां से ये इंडिया आया था, फ्रांस से आया था। ठीक है, तो तीनों यात्री का लोकेशन आपने देख लिया, मैप में भी देख लिया। उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में छप चुका होगा। एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई, यहां से ये यात्री भारत में यात्रा करने आए थे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फिर से आ जाते हैं अपनी पीपीटी में और आगे के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं हम सभी। हाँ जी, चलिए देखो, अगला अगर एनसीईआरटी बुक में आप टॉपिक देखेंगे तो एनसीईआरटी टॉपिक में है अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद। ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक दे रखा है, मजेदार है। अल बिरूनी के बारे में पूरी जानकारी इस टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, ख्वारिज्म से लेके पंजाब तक ये सब हेडिंग है हमारे पहले टॉपिक का। और आप सभी को पता है कि जो अल बिरूनी है वो उसका जन्म जो है वो उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज्म। ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 973 में, है ना। ये बात हमने पहले ही जान लिया। तो ख्वारिज्म जो था उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। मतलब बहुत अच्छी शिक्षा उस समय लोगों को मिल जाता था ख्वारिज्म में। ठीक है, बहुत ही फेमस जगह था ख्वारिज्म शिक्षा के लिए। अल बिरूनी ने उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी भाई। उस समय के सबसे अच्छी शिक्षा को इसने प्राप्त किया था। मतलब काफी ज्यादा नॉलेज था इसके पास। ऐसा नहीं है कि मेरा नॉलेज के भाई उठ के आ गया इंडिया, इसके पास काफी ज्यादा नॉलेज था। आप देखो इंडिया आने की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, उससे पहले भी आपको अभी कुछ और चीजें भी जान लेनी है इनके बारे में। तो देखिए, अल बिरूनी जो है अनेक भाषाओं का क्या था भाई। अल बिरूनी बहुत सारी भाषाओं को जानता था। सिर्फ मैं अपनी बात कर लूँ या आप सब अपनी बात कर लो, हिंदी जानते हो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते होगे, एक दो लैंग्वेज हमें पता होता है। बाकी भाई देखो, पुराने समय के जो लोग थे, जो यात्री थे, जो विद्वान थे, वो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे, बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी। तो इससे समझ में आता है कि कितने मेहनती रहेंगे वो लोग भाई। मैं खुद की बात कर लूँ, अभी तक मेरी इंग्लिश भाई ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाई है, लेकिन इन यात्रियों को देखिए आप, एक के अलावा 4 5 6 लैंग्वेज और इनको आ रहा है। देखो, अल बिरूनी की बात करें तो अरबी के साथ साथ सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत,
इन सभी भाषाओं का ज्ञाता था। बस इसमें एक यूनानी भाषा जो है ना भाई, यूनानी भाषा का ज्ञान इसको नहीं था, यूनानी भाषा को नहीं जानता था, है ना। लेकिन यूनानी भाषा के बारे में इसने कोशिश की थी यूनानी भाषा को सीखने की, लेकिन नहीं सीख पाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो यूनानी विद्वान थे उनको ग्रंथों को उसने पढ़ा। जब यूनानी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ तो उन ग्रंथों को भी उसने पढ़ा, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन किया। ठीक है जी। देखो होता क्या है कि सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण हो जाता है। जो गजनी का सुल्तान होता है, कहाँ का सुल्तान जी, कहाँ का, गजनी का। गजनी का सुल्तान होता है महमूद गजनवी या महमूद गजनी बोल देते हैं। भाई बहुत बड़ा लुटेरा था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था भाई, 17 बार इंडिया पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है। सोमनाथ मंदिर को इतनी गंदी तरीके से लूटा था भाई, सब कुछ लूट के ले गया था, यहां तक कि सोमनाथ मंदिर के गेट तक को उठा के ले गए थे वो। ऐसा आक्रमणकारी और लुटेरा था महमूद गजनवी या गजनी, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी भी बोल सकते हैं। तो कई बार आक्रमण किया था भारत में, 17 बार, मैंने बताया ना 17 बार भारत पर आक्रमण किया था इसने। तो महमूद गजनवी ने क्या किया, 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण कर दिया, है ना। आक्रमण के बाद उसने क्या किया, जो महमूद गजनवी है वहां ख्वारिज़म के बहुत सारे विद्वानों को, है ना, और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। ठीक है। उसके साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गजनी थी। तो गजनी यानी कि अफगानिस्तान का जो एरिया था, उज्बेकिस्तान का भी कुछ एरिया आता था, गजनी साम्राज्य का एरिया था पूरा। तो वहां का राजा था महमूद गजनवी। उसने क्या किया, हमला किया कहां पे, ख्वारिज़म पर। वहां से बहुत सारे विद्वानों को, कवियों को उठा के कहां ले आया जी, अपने देश ले आया, अपनी राजधानी ले आया, गजनी ले आया। ठीक है। तो अल बिरूनी भी उनमें से एक था भाई, बंदी के रूप में आया था भाई, इसको बंदी बना के लेके आया गया था यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि अल बिरूनी बंधक के रूप में गजनी आया था, लेकिन धीरे धीरे उसको ये पूरा जो शहर था वो बहुत पसंद आ गया भाई, है ना। और अपने 70 वर्ष की आयु तक पूरी जिंदगी यहीं पे बिताया भाई, आगे अपनी मृत्यु तक भाई गजनी शहर में ही रहा। अब होता क्या है कि जब वो गजनी में आया, ठीक है, जैसे कि अगर आप वर्ल्ड के मैप को आप देखेंगे, एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को वर्ल्ड के मैप को दिखाने की। आजा भाई, ओपन हो जा। देखिए, तो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। अगर आप अफगानिस्तान देखेंगे, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है ना, ये हमारा पूरा एरिया अफगानिस्तान है। ठीक है। तो अफगानिस्तान में गजनी जो है पूरा, ये थोड़ा सा उज्बेकिस्तान का भी एरिया हम ले ले, ये वाला एरिया जो था ये गजनी साम्राज्य का पूरा एरिया हम कह सकते हैं, है ना। पाकिस्तान की अगर बात करें तो उस समय पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये तो भाई 1947 में अस्तित्व में आया है। तो ये पूरा इंडिया का पार्ट ही कहलाता था। तो गजनी में रहते हुए ही, मतलब इस गजनी साम्राज्य में रहते हुए ही उसका क्या होता है, धीरे धीरे इंडिया के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, उसका इंडिया में इंटरेस्ट जागने लग जाएगा, इंडिया में जो रुचि है वो जागने लग जाएगा। तो आगे हम यही बात करने वाले हैं कि भाई जो अल बिरूनी है उसका इंडिया में रुचि कैसे उत्पन्न हुआ, है ना। देखो आगे यही टॉपिक बता रखा है, यही टॉपिक समझा रखा है कि गजनी में अल बिरूनी की भारत के प्रति क्या हो गया जी, रुचि उत्पन्न हो गया, और भारत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, तो देखो होता क्या है, अब आपका जब किसी भी चीज में इंटरेस्ट उत्पन्न होता है तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है कि आप उस चीज के बारे में जानने लग जाते हो। ज्यादा से ज्यादा जब आपकी जानकारी बढ़ती है किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, तो उस इंसान में या उस चीज में आपका इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जाता है। बिना जाने इंटरेस्ट नहीं बढ़ता भाई, जैसे जैसे जानोगे उतना ही ज्यादा आप उस चीज के तरफ अट्रैक्ट होते हो, आप आकर्षित होते हो, आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। ठीक है जी। तो 8वीं सदी से क्या होता है, 8वीं शताब्दी से ही जो हमारे संस्कृत में जो जितने भी खगोल विज्ञान है या फिर जो गणित के ग्रंथ है या फिर चिकित्सा संबंधी जो भी रचनाएं हैं उसका अरबी में अनुवाद होने लग गया, है ना। अरबी भाषा में भी उनको लिखा जाने लग गया। अब भैया संस्कृत भाषा जानता तो था, थोड़ा बहुत जानता था अल बिरूनी, लेकिन उतना अच्छा नहीं जानता था कि सारे भारतीय ग्रंथों को पढ़ सके, चिकित्सा शास्त्र को पढ़ सके, भारतीय गणित शास्त्र को पढ़ सके। लेकिन होता क्या है कि जब अरबी में इनका अनुवाद होने लगा तो अल बिरूनी अब आसानी से भारतीय ग्रंथों को पढ़ सकता था, भारतीय ग्रंथों से भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था। तो इससे क्या हुआ, उसका भारत में इंटरेस्ट बढ़ा, है ना। एक पॉइंट ये हो गया हमारा जी। आगे आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बार बार आप लोग कमेंट करते हो कि भैया हट जाया करो बोर्ड से साइड। देखो अल बिरूनी ने क्या किया, इसके अलावा ग्रंथों को तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ ही साथ जो भारतीय ब्राह्मण थे, जो पुरोहित लोग थे, है ना,
ठीक है। साथ ही साथ भारतीय विद्वानों के साथ उसने कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उन विद्वानों से, है ना, ब्राह्मणों से भी बहुत कुछ जानकारी उसने लिया। और मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप किसी चीज के बारे में जानते हैं आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। तो उसने क्या किया, ब्राह्मणों के साथ, पुरोहितों के साथ और हमारे जितने भी विद्वान थे उनके साथ काफी लंबा समय बिताया था और उसके माध्यम से उसने भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी ली। अल बिरूनी ने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। ठीक है, पंजाब समेत उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों की यात्रा, नगरों की यात्रा उसने की। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा अल बिरूनी के बारे में। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। किताब उल हिंद की बात कर लेते हैं हम। किताब उल हिंद की क्या विशेषताएं थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम के लिहाज से। पूरे 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भाई 4 नंबर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है ना। किताब उल हिंद की क्या विशेषताएं थी, प्रमुख विशेषताएं बताइए जी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले भाई किताब उल हिंद की भाषा के बारे में बता दो। किस भाषा में थी जी? अरबी भाषा में थी, है ना। किताब उल हिंद की भाषा की एक और खासियत ये थी कि ये बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा गया था भाई। सरल और स्पष्ट भाषा में इसको लिखा गया था, है ना। यह एक विस्तृत ग्रंथ था भाई, बहुत विशाल का ग्रंथ था। इसमें किसी एक विषय पे बात नहीं की गई थी, अनेक विषयों का वर्णन था। जैसे कि धर्म और दर्शन का वर्णन था, धर्म के बारे में था। त्योहारों के बारे में, बहुत सारे त्योहारों के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पे। इसी के साथ साथ खगोल विज्ञान के बारे में था। खगोल विज्ञान आप लोग समझते होंगे जी। खगोल विज्ञान का मतलब क्या होता है? खगोल विज्ञान का मतलब होता है अंतरिक्ष के बारे में जानकारी जुटाना, अंतरिक्ष के बारे में जानना। मतलब इस पृथ्वी के बाहर जो कुछ भी घटित हो रही है, सौर मंडल के बारे में अध्ययन करना ही खगोल विज्ञान कहलाता है। कीमिया, कीमिया का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, है ना। जो दर्शन है, अलग अलग देश में जो दर्शन का विकास हुआ है उसका अध्ययन करना कीमिया कहलाता है। रीति रिवाज, जो देशों में रीति रिवाज का प्रचलन है उसका वर्णन था। जो भी प्रथाएं थी, अलग अलग सामाजिक धार्मिक प्रथाएं, उसका वर्णन था। सामाजिक जीवन का वर्णन इसमें किया गया था। माप तौल के बारे में इसमें बताया गया था। मूर्ति कला के बारे में बताया गया था, अलग अलग देशों की मूर्ति कला कैसी थी, उसकी क्या खासियत थी। कानून के बारे में, माप तंत्र विज्ञान के बारे में, है ना। तो ये सारे टॉपिक थे भाई जिसपे बहुत गहराई पूर्वक तरीके से अल बिरूनी ने वर्णन किया है। इन सभी विषयों के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं ये आप विषय वस्तु में लिख सकते हैं। ये अल बिरूनी के किताब उल हिंद की विषय वस्तु है। इन सारी चीजों का वर्णन था। पूरे आप देखेंगे ना तो इसके ग्रंथ को 80 अध्यायों में बांटा गया था। टोटल कितने अध्याय थे भाई? 80 अध्यायों में विभाजित था ये, है ना। शैली अलग थी भाई। अब हम शैली की बात कर लेते हैं कि इस ग्रंथ को लिखने की शैली क्या थी। शैली का मतलब क्या है? ये भाई किस तरीके से किसी अध्याय को लिखता था, तो किस तरीके से लिखता था, लिखने का तरीका क्या था, उसी को हम शैली में समझने वाले हैं। तो भाई अल बिरूनी ने एक विशेष प्रकार की शैली का प्रयोग किया था हर एक अध्याय को लिखते वक्त। कैसी शैली थी भैया, बता दो जरा फटाफट। देखो, सबसे पहले क्या करता था, एक प्रश्न पूछता था भाई। सबसे पहला काम क्या करता था, किसी भी अध्याय के शुरुआत में एक प्रश्न होता था उस टॉपिक से जुड़ा हुआ। अगर किसी मान लो धार्मिक प्रथा के बारे में लिख रहा है तो उस धर्म के बारे में, जिस धर्म के बारे में वो बात करने वाला है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता था। सबसे पहला काम क्या करता था, एक प्रश्न करता था। फिर एक संस्कृतिवादी परंपरा का वर्णन कर देता था। मतलब किसी एक संस्कृति का वर्णन कर दिया, खुल के वर्णन कर दिया, विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। और आखिर में क्या करता था, अंत में बाकी संस्कृति के साथ उस संस्कृति की तुलना करता था। एक संस्कृति का वर्णन किया, तीसरे स्टेप में क्या करता था, एक संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति के साथ करने की कोशिश करता था। तो ये विशेष प्रकार की शैली थी। उम्मीद करता हूं आप अल बिरूनी के किताब उल हिंद की शैली समझ चुके होंगे, क्या शैली थी, किस तरीके से किसी अध्याय को लिखता था। तो सबसे पहले एक प्रश्न होता था, उसके बाद एक संस्कृतिवादी परंपरा का वर्णन, और उसके बाद उस संस्कृति की अन्य संस्कृति के साथ तुलना किया जाता था। उम्मीद करता हूं आपको ये भी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। तो आपको पता है कि इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था, है ना। लेकिन उसके अलावा वह संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों की अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों को पढ़ता था। मतलब भारतीय जो भी ग्रंथ थे जो कि संस्कृत में, पाली में या फिर दूसरे भाषाओं में लिखे हुए थे, उसका अरबी में जो अनुवाद किया गया था उसका वो अध्ययन करता था, है ना।
और उससे भी उसने जानकारी जुटाई थी भारतीय खगोल विज्ञान के बारे में, है ना, गणित शास्त्र के बारे में, चिकित्सा संबंधित सभी जानकारी उसने जुटाई थी। इस पेज पे कोई खास डिटेल में भाई जानकारी दी नहीं गई है, कोई खास जानकारी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिए, 3 पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए जी, तो अल बिरूनी के बारे में हमने जो भी समझना था हमने समझ लिया है। अभी तो भाई चैप्टर शुरू हुआ है, अभी अल बिरूनी के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अभी पॉइंट्स बहुत सारे टॉपिक आगे आने वाले हैं। तो मैं आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने साथ एनसीईआरटी बुक को रखें। एनसीईआरटी बुक में जिस तरीके से टॉपिक दे रखा है उसी तरीके से मैं समझा रहा हूं, है ना। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे चैनल पे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक को भाई जरूर रीड करें, ठीक है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक को रीड किए आप नहीं कर सकते भाई। आप 95 नहीं कर सकते हो, आप 98 नहीं ला सकते, आप 99 100 आउट ऑफ 100 का सपना आप लेके चल रहे हो, बिना एनसीईआरटी बुक को रीड किए नहीं हो सकता ये चीज, है ना। हाँ, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप मेरी सारी वीडियो को देख लेते हैं, मेरे नोट्स को पढ़ लेते हैं, तो 95 तक भी चले जाओगे तुम। बस मेरी वीडियो को देख लो और मेरे नोट्स को पढ़ लो, जो हमारे रोशन सा स्टडी पॉइंट के नोट्स है उसको पढ़ लो, 95 तक स्कोर आप आसानी से कर जाओगे। लेकिन जो 5 नंबर आप लेके आओगे उसके लिए आपको अपने तरफ से भी एफर्ट देना होगा, अपने तरफ से एफर्ट्स लगाने होंगे भाई। उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करना होगा, उसके लिए आपको अलग अलग क्वेश्चंस के नॉलेज होने चाहिए आपको, है ना, कि भाई किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना होगा, है ना। 95 तक का सफर भाई मैं वहां तक पहुंचाऊंगा आप लोगों को, लेकिन उसके आगे आप पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए रेडी रहो संघर्ष करने के लिए, ठीक है जी। तो जो तरीका मैं आपको बताता हूँ यही तरीका रहेगा कि जब मेरे कोई भी लेक्चर को आप देख रहे हो तो अपने साथ नोटबुक रखो, ठीक है, एनसीईआरटी बुक को रखो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है, अंडरलाइन करते हुए चलो एनसीईआरटी बुक में। नोट्स अगर आप खुद से बना रहे हो, चीजों को लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, खासियत ये होता है कि हमें ना इसमें लेंथी आंसर लिखना होता है बच्चों। आप जितना लेंथी आंसर लिखते हो, जितना आप चीजों को बनाते हो उसमें, तो उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको करेगा, उतना ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। क्योंकि हिस्ट्री में लेंथी आंसर होते हैं भाई, 5 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। स्टेट बोर्ड में भाई, यूपी बोर्ड में 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर आपको 300 350 शब्दों में लिखने होते हैं, है ना। अब आप रटा रटा आंसर तो भाई 300 350 शब्दों में बना नहीं सकते हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल करना होगा ना, दिमाग तो चाहिए भाई उसके लिए, लेंथी आंसर लिखने के लिए। और दिमाग कहाँ से आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा आप खुद से चीजों को लिखेंगे, आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, तब जाके नए नए शब्द आपके पास आएंगे, नई नई जानकारी आपको मिलेगी, है ना। एक बार पढ़ने से भाई कुछ नहीं होगा, एक बार आप पढ़ोगे हो सकता है 30% चैप्टर समझो, 40% चैप्टर को समझ जाओ। लेकिन आप जब दूसरी बार पढ़ते हो आप 50 से ऊपर जाते हो, आप तीसरी बार पढ़ते हो आप 60-70% जाते हो, आप जब चौथी बार पढ़ोगे 100 तक पहुंच जाओगे। हो सकता है अगर चौथी बार में ना पहुंचो तो 5वीं बार में पहुंच जाओ, तो 3 से 4 बार भाई पूरे सिलेबस को आप कर सकते हो। 12 चैप्टर है हिस्ट्री में, है ना। एक बार अगर 1 घंटे आप दिल लगा के बैठ गए ना भाई, ये जो डिस्ट्रैक्शन है आपके पास, फोन है, फोन में जो फालतू की चीजें, आपने फालतू के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, उसको आप फोन को हटा दो। जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए बैठते हो फोन को कहीं साइड रख दो, है ना, पूरा फोकस वहीं पे करो। कहीं पार्क में चले जाओ भाई, रेलवे स्टेशन के बाहर चले जाओ, वहां पे जाके बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ बिल्कुल। क्योंकि जो भी आपके लाइफ में परिवर्तन होगा, जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो अकेले में ही रह के आएगा, है ना। अकेले में ही मेहनत करना होगा, जब रिजल्ट निकलेगा तब सारे लोग आपके साथ होंगे, इकट्ठे होंगे। लेकिन जो स्ट्रगल का समय होगा, जो संघर्ष का टाइम होगा, वो आपको अकेले ही झेलना होगा, ठीक है। तो अकेले रहने से ना डरे, अकेले मेहनत करिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पूरी झुंड आपके साथ रहेगी, है ना। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इब्न बतूता और उसकी जो पुस्तक है रिहला के बारे में। देखिए, एक आरंभिक विश्व यात्री था। हम इब्न बतूता को एक विश्व यात्री के रूप में जानते हैं, ये एक विश्व यात्री था भैया, विश्व यात्री के रूप में फेमस है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट क्या है कि इब्न बतूता ने अरबी भाषा में अपनी यात्रा वृतांत लिखा है, जिसे रिहला कहा जाता है, ठीक है ना। रिहला नामक ग्रंथ इसने लिखा था, जो कि अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। रिहला चौथी नहीं होगा जी, 14वीं होगा, ठीक है, 14वीं, चौथी नहीं होगा, मिस प्रिंट हो गया, माफी चाहूंगा। तो रिहला जो है वो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करता है ना। संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, समाज के बारे में हम
इससे जान सकते हैं, रिहला से जान सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो देखो जी, इसका जन्म कहाँ हुआ था जी? मोरक्को में एक शहर है, मोरक्को में एक शहर है। ठीक है, शहर का नाम क्या है? तंजीर। ये भी शहर का नाम भी याद रखना भाई, मोरक्को में एक शहर है तंजीर, तंजीर नामक शहर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और सबसे सम्मानित परिवार में भाई, सबसे सम्मानित और सबसे ज्यादा शिक्षित परिवार था भाई। ठीक है, अच्छा एजुकेशन इसको मिल सकता था, क्योंकि इसके घर वाले भी भाई बहुत ज्यादा मतलब फेमस थे, क्योंकि इनको इस्लामी कानून का बहुत अच्छा नॉलेज था। सरिया पर अपनी विशेषज्ञता के कारण इनके जो फैमिली वाले थे वो बहुत ही फेमस थे। सरिया कानून का बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। मतलब उस समय क्या होता था कि जिसके पास सरिया कानून का नॉलेज है वो पढ़ा लिखा समझा जाता था, बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो? तो इस वजह से काफी ज्यादा इसके फैमिली वाले फेमस थे भाई। देखो, इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य और शास्त्र रूढ़ी शिक्षा हासिल कर लिया था। बहुत सारे साहित्य ग्रंथों को पढ़ा था, शास्त्रों के बारे में इसने कम उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, इब्न बतूता पुस्तकों के जगह पे ना भाई यात्रा से मिलने वाले अनुभवों पर ज्यादा विश्वास करता था। ये नहीं कि भाई पुस्तकों में किसी जगह के बारे में पढ़ लिया और खुश हो गए, ऐसा नहीं, बल्कि उस जगह पे जाकर यात्रा करना है और तब जाके अपने अनुभवों को शेयर करना है, अपने किताब में लिखना है। इसमें मजा आता था उसको। ये नहीं कि भाई किताबों में किसी व्यक्ति ने लिखा है, फला 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 चीजें लिख दी है, पढ़ लिया और खुश हो गए, ऐसा कुछ नहीं। इसको खुद जाना है, वहां पे देखना है वहां की चीजों को, और फिर उसको किताब में लिखना है, अपने अनुभवों को शेयर करना है। ठीक है जी, तो ऐसा कहा जाता है कि भैया भारत में आने से पहले ना, भारत में आने से पहले भाई साहब ने बहुत सारे जगह की यात्रा कर ली थी, बहुत सारे जगह घूम लिया था भाई इसने। देखो 1332 से 33 में उसने अनेक जगह यात्रा की। सबसे पहले भाई मक्का की तीर्थ यात्रा करने गया, क्योंकि भाई इस्लाम धर्म को मानता था, तो तीर्थ यात्रा करना कंपलसरी है भाई, सभी को जाना पड़ता है एक बार ना एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए मक्का, है ना। बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं भाई, बजट नहीं बन पाती, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के लिए मक्का जाना कंपलसरी है इस्लाम धर्म में। तो मक्का किया, तीर्थ यात्रा पे गया। उसके बाद कहाँ गया जी? सीरिया गया, इराक गया, फारस गया, यमन गया, ओमान गया, है ना, पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की, और व्यापारिक बंदरगाहों की कई पूर्वी अफ्रीका के कई जो तटीय व्यापारिक बंदरगाह थे उन जगह की यात्रा उसने की थी। तो भारत में आने से पहले इन सारे जगह की यात्रा वो कर चुका था। ये चीज भी आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है जी, चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। देखो फिर 1333 में क्या होता है? 1333 में ये भारत पहुंचता है, मध्य एशिया के रास्ते। ठीक है, इस स्थल मार्ग के माध्यम से कहां पहुंच गया? सिंध पहुंच गया। सिंध यानी कि जैसे कि आप अगर इस समय का जो हमारा ये इंडिया है, आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे कुछ इस तरीके से, है ना जी, तो इधर आपका पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है, सिंधु नदी के आसपास का जो पूरा एरिया है, उसको उस समय क्या कहते थे जी? सिंध कहते थे। क्या कहते थे? सिंध कहते थे पाकिस्तान वाले एरिया को, है ना। तो सिंधु नदी के आसपास का जो पूरा एरिया था वो सिंध कहलाता था। वो सिंध पहुंचा था सबसे पहले। इब्न बतूता कहां पहुंचा जी? सिंध पहुंचा। कब पहुंचा सिंध? 1333 में पहुंचा, है ना। उसने दिल्ली के सुल्तान के बारे में बहुत सुना था। दिल्ली का सुल्तान था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सुना था कि भैया जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, वो विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता है। विद्वानों से उसका लगाव बहुत ज्यादा है भैया, कवियों से उसका लगाव बहुत ज्यादा है। ये बात सुन रखा था किसने? इब्न बतूता ने। तो इब्न बतूता ने सोचा कि भाई दिल्ली जाऊंगा और किससे मिलूंगा? मोहम्मद बिन तुगलक से मिलूंगा, काम वाम की बात कर लूंगा, कुछ काम वाम दे देगा तो भाई चलो बढ़िया है, काम वाम मिल जाएगा तो रोजी रोटी भी चल जाएगा अपना, कुछ खाने पीने को भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि वहां पे शादी वादी भी कर लूं, है ना। तो ऐसा सोचा उसने और निकल गया। कहाँ जी? दिल्ली निकल गया। दिल्ली निकला, किससे मिला जी? किससे मिला? देखो उसने सुना था किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि भाई कला और साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षक है। तो मुल्तान और कच्छ के रास्ते, है ना, गुजरात होते हुए कहां पहुंच गया जी? दिल्ली पहुंच गया। कच्छ यानी कि गुजरात में जो जगह है कच्छ, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कहां पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित हो गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता की बातों को सुन के इंप्रेस हो गया भाई, प्रभावित हो गया, और उसको नियुक्त कर दिया काजी के पद पे। काजी यानी कि न्यायाधीश, उसको न्यायाधीश बना दिया दिल्ली का भाई। लो जी लो, मिल गया रोजगार इसको, है ना। बहुत बढ़िया पोस्ट भी भाई वो भी। काजी का पद जो था वो बहुत बढ़िया पद माना जाता था। तो काजी के पद पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया?
इब्न बतूता को नियुक्त कर दिया, उसकी बातों से प्रभावित होकर, उसकी विद्वता से प्रभावित होकर, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर, उसके नॉलेज से प्रभावित होकर अब कई वर्षों तक वह जो इब्न बतूता है वो काजी के पद पे रहता है। ठीक है, कहां पहुंच गए हम? कई वर्षों तक वो काजी के पद पे रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ गलत फहमी हो गया भाई सुल्तान और इब्न बतूता के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में कुछ गलत फहमी हो गई, है ना। उसने अपना विश्वास खो दिया और उसको फिर कैद में डाल दिया गया भाई, जेल में बंद कर दिया। मैटर कुछ भी रहा होगा, पता नहीं भाई, अब मैटर क्या रहा होगा आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो जेल में ही बंद करवा दिया सीधा इब्न बतूता को। अब मैटर कुछ भी हो सकता है भाई, समझ जाओ, तुम लोग अनुमान लगा सकते हो। क्या अनुमान लगाते हो कमेंट में बता देना मेरे को। चलो, तो गलतफहमी कुछ समय बाद क्या हो जाता है जी, दूर हो जाता है। ये गलतफहमी कुछ समय बाद क्या हो गया, दूर हो गया, और फिर से उसको राजकीय सेवा में स्थापित किया जाता है, पुनर्स्थापित किया जाता है, फिर से राजकीय सेवा में उसको लाया जाता है। फिर क्या होता है जी, 1342 में वह मंगोल शासक के सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश उसको मिल जाता है ना। जो मंगोल के शासक है उसके सुल्तान के दूत के रूप में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में कहा जाता है, मंगोल शासक के पास जाता है चाइना। ठीक है, चाइना चला जाता है। उसके बाद इब्न बतूता मालवार से मालदीप गया। मालवार यानी कि जो हमारे नीचे का जो एरिया है, इंडिया का जो ये नीचे का एरिया है, ठीक है जी, इधर आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक वाला वगैरह का एरिया है, इसको मालवार तट कहा जाता था। ठीक है, तो मालवार तट से वो होते हुए कहां पहुंच गया जी, वो मालदीप भी गया। मतलब यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि किस किस जगह की यात्रा उसने की। ठीक है, अनेक जगह की यात्रा की थी, तो कहां से कहां गया, इसी के बारे में आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा भाई। देख लो, बस पॉइंट्स को देखो और समझो और नोट डाउन करते हुए चलो, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई इस पेज का। चलिए जी, आगे बढ़ गए हम, अगले पेज पे आ गए जी। तो मालदीप में वो कितने महीने तक रहा जी, मालदीप में 18 महीने तक रहा, है ना। काजी के पद पे, वो भी काजी के पद पे नियुक्त किया गया था, तो वहां पे 18 महीने तक काम किया। फिर उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया भाई। अब मालदीप नीचे है तो श्रीलंका पास में है, तो भाई मालदीप से कहां निकल गया जी, श्रीलंका निकल गया। फिर वो फिर कहां आया भाई जी, मालवार तट आया, मालवार तट और मालदीप गया, फिर से दोबारा मालवार तट और मालदीप की यात्रा की। उसके बाद बंगाल गया, असम भी गया। ठीक है, उसके बाद मतलब चीन जाने से पहले इन जगह की यात्रा उसने कर ली थी। वह जहाज से सुमात्रा गया। सुमात्रा यानी कि इस समय इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। ठीक है, तो इंडोनेशिया में पड़ जाते हैं सुमात्रा, तो सुमात्रा भी गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो चीनी बंदरगाह जैतून भी गया। कहां गया जी, जैतून, क्वानजू। इस समय इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्वानजून के नाम से जानते हैं, यानी कि जैतून भी वो गया। ठीक है, उसने चीन में यात्रा की और ब्रिजिंग तक भी गया। कहां तक गया जी, चाइना में ब्रिजिंग तक गया, जो कि चाइना की अभी राजधानी है ब्रिजिंग, यहां तक की यात्रा की। और उसके बाद वो नहीं रुका, मतलब कि बहुत सारी जगह की यात्रा उसने कर डाली। ठीक है, तो इसीलिए तो इसको एक हठीला यात्री कहा जाता है। हठीला यात्री यानी कि बिना रुके थके जो अनेक जगह की यात्रा कर डाली, तो बहुत सारी जगह की यात्रा उसने की थी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या होता है जी, 1347 में वो घर जाने का फैसला करता है और वो वापस कहां चला जाता है, घर चला जाता है ना। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना, जो चीन के विषय में जो भी इसने लिखा है, इब्न बतूता ने चाइना के विषय में जो भी लिखा है, इसकी तुलना मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से की जाती है। मार्को पोलो भाई इटली का था। कहां से था ये, इटली का एक यात्री था, जो कि 13वीं सदी में 13वीं सदी के अंत में कहां से आया था, वेनिस से आया था। वेनिस जो है इटली में एक शहर है, वहां से आया था और उसने चाइना की यात्रा की थी। किसने, मार्को पोलो ने। ठीक है, तो मार्को पोलो के वृत्तांत से मतलब इन दोनों की वृत्तांत की आपस में तुलना की जाती है। ठीक है, चीन के विषय में जो भी इब्न बतूता ने लिखा है उसकी तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की गई है। तो इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं और बाकी के विषय में अपने अभिमत को सावधानी से, कुशलता पूर्वक लिखा है। ठीक है, जो भी लोगों की आस्थाएं थी, जो जिन जगह पे वो गया, वहां की जो संस्कृति थी, उसके बारे में बहुत कुशलता पूर्वक तरीके से इसने लिखा है। इब्न बतूता को मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन लगता था। ये बात बताता है, मुल्तान से
ठीक है। मुल्तान से दिल्ली तक की दूरी कितने दिनों में तय होता था भाई उस समय? 40 दिनों में। ठीक है, ये पैदल की बात कर रहा हूँ, पैदल या फिर जो बैलगाड़ी वगैरह के माध्यम से यात्रा करते थे तो उसमें इतना समय लग जाता था। इसके अलावा दिल्ली सिंध थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है जी, सिंध से दिल्ली की दूरी 50 दिन में तय कर सकता था। और इसके अलावा ग्वालियर, जो कि आपको पता है ग्वालियर आई थिंक मध्य प्रदेश में, तो ग्वालियर से दिल्ली तक की दूरी 10 दिन में तय की जाती थी। ठीक है, तो लंबे समय तक यात्रा करना पड़ता था, वो भी पैदल यात्रा करते थे, तो यात्रा करना बहुत ज्यादा कठिन माना जाता था इब्न बतूता के अनुसार। इब्न बतूता ये भी बताता है कि भाई डाकुओं का हमला हो जाता था, है ना। एक बार क्या हुआ भैया, इब्न बतूता के कारवा यानी कि ग्रुप पे डाकुओं ने हमला कर दिया और उसके बहुत सारे दोस्तों को डाकुओं ने मार दिया। वो किसी तरीके से अपने आप को बचा के वहां से भागता है, तो डाकुओं का हमला हो जाता था, है ना। मुल्तान से दिल्ली जब जा रहा था तो उसके कारवा पे आक्रमण हुआ था, डाकुओं ने हमला कर दिया था और किसी तरीके से उसने अपनी जान बचा ली। उसके बहुत सारे साथी मारे गए इस हमले में, है ना। इब्न बतूता बुरी तरीके से क्या हो गया था जी, घायल हो गया था। इसके अलावा देखो एक और बात ये बताता है कि उस समय क्या था, यातायात के साधन अच्छे नहीं होते थे, जिस वजह से भी यात्रा करना बहुत ज्यादा टफ होता था। और कई बार तो भाई यात्री अगर बीमार हो जाए तो उनको उपचार नहीं मिलता था, उनको इलाज नहीं मिल पाता था, इस वजह से भी कई यात्रियों की मौत हो जाती थी। एक बार भाई इब्न बतूता बीमार हो गया, उसको बुखार लग गया, तो उसने क्या किया अपने कपड़े वगैरह को फाड़ के पानी में गीला करके अपने माथे पे रख के फिर जाके उसने बुखार से राहत पाई है, ऐसा कुछ वो बताता है, बॉक्स में दे रखा है, एक बार पढ़ लेना आप लोग उसको। ठीक है, तो ये इब्न बतूता के बारे में था। जो भी चीजें मैंने समझाया है उम्मीद करता हूं आप लोगों को इब्न बतूता के बारे में समझ में आ गया होगा। भाई किसी भी टॉपिक में डाउट है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासाओं का उपभोग, इसमें बता रखा है कि इब्न बतूता जो था वो एक हठीला यात्री था। अच्छा जी, इब्न बतूता को एक हठीला यात्री क्यों कहा जाता है? क्या रीजन हो सकता है? हठीला यात्री का मतलब होता है कि वह यात्री जो लगातार यात्रा करता रहे, बिना रुके थके यात्रा करता रहे। तो इब्न बतूता को भी एक हठीला यात्री कहा जाता है, जिसने बिना रुके थके अनेक जगह की यात्रा कर डाली थी, है ना। ठीक है जी, देखो उसने पश्चिम अफ्रीका में मोरक्को जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया पूरा लांग डाला, पूरा मध्य एशिया का यात्रा कर डाला, रूस भी चला गया भाई, वो रूस भी चला गया, भारत आया, चाइना गया, चाइना के बहुत सारे जगह की यात्रा की, इन सारे देशों में अनेक जगह की यात्रा की बिना रुके थके। तो इसी वजह से इब्न बतूता को एक हठीला यात्री कह दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इब्न बतूता को एक हठीला यात्री क्यों कहा जाता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ना भाई, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख सकते हो पूरा जो भी मैंने इब्न बतूता के बारे में बताया, उसकी जीवनी, कहाँ जन्म हुआ, किस तरीके से वो दिल्ली पहुंचा, है ना, किस तरीके से उसने वहां पे काजी के पद पे उसको नियुक्त किया गया, फिर उसको हटाया गया, सारी चीजें आप लिख सकते हो और लेंदी आंसर आप बना सकते हो और पूरे नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इब्न बतूता के बारे में जो भी चीजें मैंने आपको समझाया है आप समझ चुके होंगे। चलिए जी, अब हम फ्रांसवा वर्नियर की बात कर लेते हैं। तो फ्रांसवा वर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक था, एक डॉक्टर भी था। ठीक है, डॉक्टर के रूप में भी इसने काम किया था, चिकित्सक के रूप में भारत में काम किया था। तो इस टॉपिक में हम थोड़ा सा फ्रांसवा वर्नियर के बारे में तो समझेंगे और कुछ यात्री जो कि यूरोप से या दूसरे देशों से यात्रा करने आए थे, खास करके यूरोप के कुछ और यात्रियों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। देखिए जी, तो लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आने के बाद, तो पुर्तगाली 1500 ईस्वी में भारत आए थे। आपको पता है वास्को डी गामा जो कि 1498 में भारत आया था, है ना। वास्को डी गामा ने भारत की जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था भैया? पुर्तगाल का था। तो लगभग 15वीं सदी में जब पुर्तगाली यहाँ पे आ गए तो उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय यात्रियों का यहाँ पे आगमन होता है। यूरोपीय यात्री यहाँ पे आते हैं और भारतीय समाज, रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाओं के बारे में वृत्तांतें लिखते हैं। वृत्तांत मतलब समझते हैं ना कि आपने यात्रा के दौरान जो भी कुछ लिखा है उसको लिख दिया आपने ग्रंथ में, तो उसको वृत्तांत कह देंगे हम। तो अपने वृत्तांत लिखे, जैसे कि जेसुइट रॉबर्टे, ठीक है, नोविल, नाम क्या है जी? जेसुइट
रोबर्टे रोबर्टो पढ़ेंगे इसको हम, रोबर्टो, जेसुइट रोबर्टो नोवली, है ना। तो भारतीय ग्रंथों को यूनानी भाषा में इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। ये नाम याद रखना भाई, जो जेसुइट रोबर्टो नोवली, इन्होंने क्या किया था, भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। तो भाई यूरोपीय विद्वान जो यात्री थे, जो भारत में इंटरेस्ट रखते थे, वो इन ग्रंथों को पढ़ के भारत की यात्रा कर सकते थे। तो इनका नाम आप याद रखा। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में दुआर्ते बरबोसा है, ठीक है, बरबोसा शॉर्ट में आप कह सकते हो। इसके बारे में आप 7वें चैप्टर में भी पढ़ोगे बरबोसा के बारे में। इसने क्या किया था, दक्षिणी भारत की यात्रा की थी, भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण दिया है। जो दक्षिणी भारत में व्यापार होता था, वहां के समाज के बारे में बहुत अच्छे से बरबोसा ने बताया है, ठीक है। तो बरबोसा नाम याद रख सकते हैं शॉर्ट में, दुआर्ते बरबोसा वैसे पूरा नाम है इसका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। 1600 ईस्वी के बाद बहुत सारे जो डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी यात्री है, वो भारत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। इसमें से एक फ्रांसीसी यात्री है जोहरी जो बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ठीक है। नाम भाई खतरनाक है, लेकिन शॉर्ट में टैवर्नियर कह सकते हो। जैसे बर्नियर है वैसे ही टैवर्नियर है, ठीक है। टैवर्नियर से आप याद रख सकते हो। 6 बार भारत की यात्रा की थी भाई इसने। टैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की, 6 बार यात्रा की, है ना। यह भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से कर दी। जो उस समय 16वीं 17वीं सदी में बहुत ही फेमस साम्राज्य हुआ, ऑटोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य। तो यहाँ की व्यापारिक व्यवस्था को देख के बहुत प्रभावित हुआ और यहाँ के व्यापार की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य की व्यापारिक व्यवस्था से कर डाली थी, ठीक है। एक इटली का एक और यात्री था जिसका नाम था मनुकी। क्या नाम है जी, मनुकी। यह कभी भी यूरोप वापस नहीं गया और भारत में ही बस गया भाई। तो ऐसा भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि उस यात्री का नाम बताइए जो कि यूरोप से आया था लेकिन हमेशा के लिए भारत में ही बस गया। तो क्या नाम है, मनुकी, ठीक है जी। एक चिकित्सक था, है ना, ये यहीं पे बस गया था हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रांसवा वर्नियर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम फ्रांसवा वर्नियर के बारे में समझने वाले हैं। फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक था, चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर था, है ना, राजनीतिक दार्शनिक था और एक इतिहासकार था, ठीक है। तो एक विद्वान कह सकते हैं, विद्वान के साथ साथ डॉक्टर भी है और राजनीतिक का भी अच्छा खासा नॉलेज है इसके पास। 1656 से 1668 तक भारत में वो 12 वर्ष तक रहा। 1656 से लेके 68 तक वो भारत में रहा, 12 वर्ष तक, और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा है। मुगल दरबार से एक नजदीकी संबंध बना रखा इसने। जैसे कि शाहजहां के पुत्र की बात करें तो शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा सिको, ठीक है। तो दारा सिको के चिकित्सक के रूप में इसने काम किया कई सालों तक, ठीक है। पूर्व और पश्चिम की तुलना देखो जी, आप सभी को पता है कि फ्रांसवा वर्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना यूरोप से की थी, खास करके फ्रांस से करने की कोशिश की थी। उसी के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। तो वर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करने की कोशिश की करता था। उसने अपनी पुस्तक यानी कि कृति की अगर हम बात करें तो उसको उसने लुई 14वें को सौंप दिया था। फ्रांस के राजा की अगर बात करें तो उस समय लुई 14 का राज था, लुई 14 का शासन था। तो लुई 14 को उसने क्या किया, अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर जो कि उसने लिखा था उसको सौंप दिया और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों के पत्रों के रूप में लिखे गए थे। वर्नियर ने हर बार भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताता था। देखो जी आखिरी पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर मामले में भारत की स्थिति को दयनीय बताता था। मतलब कि यूरोप को वो अच्छा बताता था, फ्रांस को अच्छा बताता था कि भाई वहां पे डेवलपमेंट बहुत हो रखा है लेकिन इंडिया में तो कुछ नहीं हो रखा है, इंडिया में तो करीब भिखारी लोग रहते हैं, बस ऐसा बोलता था ये, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, आगे आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। देखो अब बुराई तो बहुत की,
एक सेकेंड, इसी में कोई दिक्कत है। हाँ, तो उसने भारत की बुराई भाई अपने ग्रंथ में की थी बस, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो उसका ग्रंथ था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, है ना। और बर्नियर के जो कार्य है, बर्नियर का जो कार्य है, यानी कि जो उसने जो ग्रंथ लिखी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो प्रकाशित कब हुआ था? 1670 से 71 के दौरान उसके ग्रंथ को प्रकाशित कर दिया गया, है ना। अगले 5 वर्ष में ही अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतावली में इसका अनुवाद किया गया। इन भाषाओं में इसको लिखा गया, ठीक है, अनुवाद किया गया इसका। फिर 1670 से लेकर 1725 की अगर बात करें, 1670 से 1625 के बीच उसका जो वृत्तांत था वो फ्रांसीसी में 8 बार क्या हुआ? पुनः मुद्रित हुआ। मतलब इतनी ज्यादा डिमांड हो गई इसके ग्रंथ की कि बार बार इसको पुनः मुद्रित करना पड़ रहा था, ठीक है जी। 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनः मुद्रित हो चुका था। वैसे तो फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसको अंग्रेजी में भी लगभग 3 बार क्या किया गया था? पुनः मुद्रित किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिए भाई। यहाँ पे थोड़ा डेट दे रखा है, काम करना पड़ेगा भाई डेट में आप सभी को खुद, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। तो ये तीनों यात्रियों के बारे में आज इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। ये वीडियो में बस उनका इंट्रोडक्शन ही दे रखा है, उनके ग्रंथ के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 2 पार्ट में ही इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा पाऊंगा। ये पार्ट 1 थी, पार्ट 2 में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादातर मेन टॉपिक जो आने वाला है अब, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पार्ट 2 में ही आएगा। तो पार्ट 2 का आप लोग इंतजार करें, बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दे, ताकि यूट्यूब को पता लग जाए कि हाँ भाई इस वीडियो में दम है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा सके, ठीक है जी। मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।